हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। इस कड़ी में जिसमें हमने एक मुहिम छेड़ी थी, एक शाम फिजिक्स के नाम। इसमें तुम्हें फिजिक्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसमें अपन ने सबसे पहला टॉपिक पकड़ा था एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तुम्हें एनएलएम में क्या कुछ करना है, हम पहले इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेहनत करवाएंगे कि सबसे पहले तुम्हें बड़े टॉपिक कवर करना है। और तुम यदि सबसे पहले बड़े टॉपिक कवर करोगे तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन होगा कि जहां एनटीए खेलता है, जहां नीट खेलता है, वहां क्यों ना हम भी खेल लें। तो अपन इसी चीज को आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए चालू करते हैं इस सीरीज के लेक्चर नंबर 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, और एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट आउट करते हैं। तो एनर्जेटिक रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जिंदगी में संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं जीवन में। जिंदगी में संघर्ष तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक चीज तुमने सुनी होगी कि संघर्ष के बिना जो सफलता मिलती है ना, उसमें उतना मजा नहीं आता। जब तुम लाइफ में एक वक्त के बाद जब मेहनत करना स्टार्ट आउट करोगे, जब मेहनत करोगे तो तुम्हें एक चीज पता लगेगी कि तुम मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, इतना एग्जॉस्ट हो गए हो कि रात को सोते वक्त तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि कब नींद आ गई। उस समय जो नींद का जो लेवल है, जो मेहनत का जो लेवल है, हम उस लेवल को खुद आंक सकते हैं कि अब इससे ज्यादा मैं मेहनत कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए लास्ट था। तो वो होता है अपनी जिंदगी का 100%। एक मैं एक चीज कहता हूं कि जब तुम मेहनत करो, जब तुम संघर्ष करो, तो ये संघर्ष का जो दरमियान है ना, ये बहुत मुश्किल कटता है। इस समय तुम पागल बन जाओ, खुद को पागल बना लो कि मैं पागल बन गया। लोग तुम्हें जब कहने लगे ना कि यार ये तो पागल हो गया है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस वक्त मान लेना कि दुनिया के सबसे सही रास्ते पर चल रहे हो तुम। तो दुनिया में साइलेंट बन के काम करिए, किसी को अपनी रणनीति मत बताइए कि हम आगे आने वाले वक्त में क्या करेंगे, क्योंकि रणनीतियां इंसान को बताने से, अंदर से लोगों को बताने से इंसान खुद ब खुद खोखला हो जाता है। तो तुम क्या कर रहे हो कि तुमसे पूछेंगे लोग, लेकिन उस रणनीति को कभी किसी के साथ बताइए मत। ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट आउट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। न्यूटन्स लॉज फर्स्ट लॉ को अपन डिस्कस आउट कर चुके थे। उसमें अपन ने एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ा था कि तुम उस सवाल को सोल्व करना, और मैंने कहा था कि अपन एक ट्रिकी वे डिस्कस आउट करेंगे इसका। तो ट्रिक से चालू करते हैं, चलिए सिखाते हैं वो पैतरे कि कैसे तुम्हें इस चीज को कवर अप करना है। तो पहला हमारा सवाल यही रहा था, कल अपन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉज में एक सवाल बनवाया था, वही सवाल बनता है उसमें मोमेंटम का। वही सवाल यदि तुम बना ले जाओगे तो वो एक बहुत अच्छा सवाल है, वो बना लो तुम। वो था फॉर अ मूविंग पार्टिकल फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। हमें मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है यदि काइनेटिक एनर्जी 4% से बढ़ गई है तो अपन इस आंसर को स्टार्ट आउट करते हैं। मैंने कहा था इसे सॉल्व कीजिए, और एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था, वो अपन ने डिराइव कर लिया था। और यदि तुमने नहीं सीखा है तो लेक्चर नंबर 1 में जाके सीख लीजिए, बहुत शिद्दत से सिखाया मैंने। चलिए दिल थाम के मेहनत करते रहिए, अपन इस चीज को आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने आंसर की एक ट्रिक सिखाई थी तुम्हें कि जो चीज तुम्हें सबसे पहले पूछी है ना, उस चीज का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो तुम्हें मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम का एक फॉर्मूला मैंने बताया था। मोमेंटम का चेंज होता है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। यार ये तो कर लोगे यार, ये बदतमीजी तो मैंने सिखा दी थी। ये फॉर्मूला तुम्हें मगअप करना है, याद रखना है, और ये मुश्किल नहीं है, लेकिन सवालों के लिए तुम इसमें आसानी से पुट आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी 4% से बढ़ेगी, हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला सीखा था यार। उस सीखे हुए फॉर्मूले को याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने सीखी थी P²/2m। जी हाँ सीखी थी। अब इसमें तो तुम मत बोल देना यार ये बदतमीजी कहां से कर रहे हो, ये लिख कहां से रहे हो तुम। ये सिखाया है, बड़ा शिद्दत से अंदर तक डाला है मैंने, डाला ना। चलिए, तो अपन इसमें क्या कहते हैं कि जब इसमें तुम मोमेंटम का चेंज लिखोगे
तो अपन ने रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी P2 अपॉन P1, उस सवाल को देखना एक बार, और उसमें 4% का तुम चेंज करोगे तो अंडर रूट में 104 आएगा। ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं चमक रहा ना, तो पहला लेक्चर देख लीजिए, पक्का चमक जाएगा। लोगों ने रूट 104 लिखा, वो चीज लोगों को दर्द दे गई कि रूट 104 कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए एक ट्रिकी मेथड बताते हैं कि तुम्हें कैसे सोल्व करना है। ये ट्रिकी मेथड बहुत काम में आएगा। ट्रिकी मेथड ये है कि अपन इस सवाल को एरर से सॉल्व करेंगे, एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्या बदतमीजी है यार, तुम अपने मेथड से लगा रहे हो। चलिए मैं समझाता हूं, ऐसी चीज नहीं है, अपन इसे एरर मेथड से सॉल्व करते हैं। हाँ जी हाँ, एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एरर मेथड क्या है, एरर मेथड क्या होता है, चलिए इसे एरर मेथड सिखाता हूं मैं। जब भी तुम किसी एरर मेथड को लिखते हो ना, ये क्या लिखना सीखना कि जब इसे काइनेटिक एनर्जी को तुम लिखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये जो पावर होती है ना, इस पावर को आगे लाके रख दिया जाता है। रख दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम, और ये क्या आता है, परसेंटेज चेंज, और ये क्या है, परसेंटेज चेंज। ये एरर मेथड है, ये बहुत आसान मेथड है कि तुम यहां से बहुत आसानी से चेंज इन मोमेंटम निकाल ले जाओगे। देखना, तुम्हें चेंज इन मोमेंटम पूछा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, अरे यार वो चाहिए थी, वो मिल गई, तो मिल गई तो रख दो। वो चाहिए थी, वो मिल गई, कौन मिल गई, वो मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी। क्या मिल गई, देखो काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज आउट है, 4% से जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा, सीख रहे हो ना। हाँ, ये सिखा ले गए हो यार बहुत आसानी से। एरर मेथड तुमने यूज किया, क्यों किया, ये बदतमीजी क्या है, ये सिखा रहा हूं अभी, शिद्दत से दिल थाम के बैठे रहिए ना। हाँ बैठे ही हैं, बैठा रखा तुमने। ये 4% का चेंज है, दो नीचे जाएगा, और ये जब दो इंसान ऊपर नीचे मिलते हैं ना तो एक तो कटता है यार, तो कटेगा। तो चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, वो होगा, ये तो आता होगा यार, 2 दूनी 4, ये तो कर ले जाओगे, तो ये 2% चेंज आएगा। ओके, चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो ये चीज तुम्हें सिखा ले गया हूं कि एरर मेथड तुम्हें यहां यूज करना है। एरर मेथड क्या होता है वो तुम्हें यहां सिखाया गया कि एरर मेथड लगाने के लिए किसी भी चीज की जो पावर होती है ना, उसे आगे फेंक दिया जाता है, और उसे इस तरीके से लिखा जाता है, पावर को आगे फेंक दिया, परसेंटेज चेंज इस तरीके से अपन ने लिख लिया। चलिए ये तो समझ गए कि एरर मेथड होता है, कुछ नहीं करना यार, पावर को आगे लिखना है और उसके चेंज अपॉन इनिशियल, चेंज अपॉन इनिशियल, ये कर ले जाओगे तुम, इसमें दिक्कत नहीं है। तो तुम एरर मेथड ऐसे ही यूज करके ले गए यार, तुम तो बदतमीज निकले। नहीं, देखना कब यूज करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हथियार तुम्हें दिए जाएंगे, लेकिन उन हथियारों को निकालना कब है, ये सिखाऊंगा। जब एरर मेथड तभी यूज करना है जब चेंज क्या हो, 5% से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब चेंज क्या हो, लेस देन 5%, कि 5% से कम यदि चेंज हो ना, तो अपन क्या लिखेंगे, एरर निकालेंगे। तो एरर कब निकालेंगे, जब परसेंटेज चेंज, ये रहा परसेंटेज चेंज, ये रहा, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, तो परसेंटेज चेंज कितना होना चाहिए, लेस देन 5%। ये लाल अक्षरों में क्यों लिखा है यार, लाल अक्षरों में क्यों लिख रहे हो यार, ये बदतमीजी है ना यार, लाल अक्षरों में क्यों लिख रहे हो। देखो लाल अक्षरों में इसलिए लिखा है कि इसे याद रखना है तुम्हें कि परसेंटेज चेंज जब 5% से कम हो ना, तभी ये हथियार निकालना है तुम्हें। आइंदा ये हथियार निकाल दिया तो काम नहीं करेगा। तो हथियार कब निकालना है इसका वजूद बता दिया है कि ये 5% से कम जब पार्टिकल चेंज हो, जब चेंज इन परसेंटेज यदि 5% से कम हो, तब तुम्हें अपना हथियार निकालना है। आइंदा यदि बहुत बड़ा चेंज हुआ तो हाथ के साथ हथियार भी काट दिया जाएगा, ये तुम्हें पता ही होगा नहीं क्या। तो हथियार तुम्हें कब निकालना है, जो हथियार तुम्हें दिया गया है उस हथियार को तुम्हें कब यूज करना है। मैंने बोला पहले एरर को निकालने के लिए 2 को आगे लेके आएंगे, परसेंटेज ये लिखना आ गया होगा, बहुत आसान है। या मास के साथ भी तो कर लो यार कुछ, मास यहाँ कांस्टेंट है, ये चीज मैं सिखा ले गया हूं फर्स्ट लेक्चर में। जब एक ही पार्टिकल को घुमा रहे हो ना तो मास से कोई लेना देना ही नहीं है, मास क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज में तुम्हें कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। अब यार ये सीख गए होंगे कि जब परसेंटेज चेंज 4-5% से कम हो
तब तुम्हें एरर मेथड यूज करना है। ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंडर रूट नहीं निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में तुम्हें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, तो तुम्हें ये सबसे आसान तरीका है, तो तुम कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी यार इसमें। चलिए अब अपन चालू करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ में सबसे बड़ा लॉ है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या है, इसके साथ ऐसे इतनी, मतलब उन दो इंसानों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? यही है क्या? हाँ, पूछता है। जहां वो खेलता है हम भी खेलेंगे। चलिए खेलते हैं, सुनना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक आसान सी डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है। तुम कुछ एक लाइनें याद करके ले जाओ, फिर आगे सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। देखो मैं सिखाता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये क्या बदतमीजी है यार, तुम लिख के ले आए और फिर बोल रहे हो? ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए करवाते हैं बर्दाश्त, सुनना। मैं सिखाता हूं इस चीज को कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे लिखते कैसे, कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है ना, वो होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, dp बाई dt। ये चीज, ये जो मैंने लिखी है ना, वो चीज उस जगह सेंटेंस में लिखी पड़ी है कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी बल लग रहा है ना, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज की जो रेट है ना, वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कि बाहर से कोई बल लगाता है ना, तो उसे कहते हैं अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब वो बार बार तुम्हें कहती है ना, ये करके दिखाइए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, मुझे तो दिलाइए जो चाहिए वो, मुझे डेयरी मिल्क दिलाइए, तो तुम क्या करते हो? दिलाती हो। तो यही है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड क्या है? dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो यहां लिखा था ना, जो 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 यहां बोला था, वो यहां लिखा है। क्या ये याद रखना ऊपर वाला ना? ये याद रखना। हाँ, इसे तुम्हें याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये याद करवा ले गया हूंगा मैं। चलिए अब चीज वो है जिन्हें तुम्हें रखनी है। जो दो इंसान तीर लेना चाहते हैं ना, उन्हें तीर दे दीजिए। वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो इंसान तीर लेना चाहता है ना, ऐसा मत सोचिए इसे तीर नहीं दे। कई ऐसे इंसान है जो उड़ते भी ले लेते हैं, तो उन्हें दे दीजिए क्या? तीर। दे देते हैं। तो जो लेना चाहते हैं तीर, उन्हें दे देते हैं। चलिए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? तीर। ये है इसका कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम, इसकी यूनिट सिखा ले गया हूं मैं। अब फोर्स की सिखा ले जाएंगे अपन। मोमेंटम को लिखना मैंने सिखाया था, p की वैल्यू अपन लिखते हैं mv। क्या ये सही है क्या? ना। जो इंसान तीर लेना चाहते हैं उन्हें तीर दे दीजिए। तो जो तीर लेना चाहते थे उन्हें मैंने तीर दे दिया। अब सही है क्या? हाँ अब सही है। क्योंकि तीर के बिना, अब कई ऐसे होते हैं, हमें तो दीजिए तीर, और फिर भी तुम तीर नहीं दे रहे हो ना, तो गलती तुम्हारी है। तो इन्हें तीर दे दिया है। अब कुछ नहीं करना, अब फर्स्ट लेवल का फंसाना है। थोड़ा थोड़ा फंसाना सीख गए होंगे। ये दुनिया का सबसे शिद्दत भरा काम है यार, मजा आता है इसमें। चलिए फंसाते हैं। तो फंसाने में अपन जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो d की वैल्यू लिखेंगे mv डिवाइडेड बाई dt। तीर दें क्या? देखो हमेशा तुम सॉल्यूशन करो या ऐसी चीजें करो, एक बार दे लीजिए तीर। बार बार तीर लेने में वो मजा भी नहीं है। दे देते हैं तीर फिर भी तुम्हारी। नहीं यार तीर दो ना, ले लो। तीर दे दिया हमने। तो ये जो dp बाई dt है वो है mv डिवाइडेड बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है। तो मैंने एक चीज सिखा रखी है कि जब दो वेरिएबल डिफरेंशिएशन करना होता है, वो इस अंदाज में लिखे मिले मल्टीप्लीकेशन में, तो किस तरीके से करते हैं चलिए सिखाता हूं। एक बार फिर से सिखा देते हैं, ये बहुत आसान डिफरेंशिएशन है। यहीं सिखा ले जाएगा। चलिए सिखाते हैं, यहीं सिखा ले जाते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जब दो वेरिएबल एक साथ हो और उन्हें मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं। चलिए सिखाते हैं, सीखना इस चीज को। जब इसका डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो एक चीज लिखोगे। क्या लिखोगे? एक बार एक क्वांटिटी को बाहर ले लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और
साथ में दूसरी बार दूसरी वेरिएबल को बाहर ले लीजिए। इस बार मैंने वेलोसिटी को बाहर ले लिया, वो dm/dt। यार ये समझ में आया होगा। चलिए इस चीज को मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। देखना, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी, यहां से कॉपी पेस्ट मार रहा हूं तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखना कुछ नहीं किया है तुमने। एम क्या लिखा है? किसी एक को बाहर लेना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को बाहर लेना है और उस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। जी हाँ, ये इक्वेशन ये है एक्चुअली में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं आएगी इसमें यार। इसमें क्या दिक्कत है यार? कुछ दिक्कत है क्या? चलिए कुछ नहीं दिक्कत है, एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ नहीं था, एमवी मैंने फंसाया, फंसाने में मुझे मजा आया। ले लीजिए वो मजा जिंदगी का, ये मजा हम सबको देना चाहते हैं, तुम लीजिए इस मजे को। एमवी लिखा, हाँ लिख दिया। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, देखिए सीखते हैं। एक वेरिएबल को बाहर लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद में दूसरे वेरिएबल को बाहर लेते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। सीख गए होंगे? कुछ नहीं, एक वेरिएबल को उठाया, बाहर लिया, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरे को बाहर लिया और पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। और ये चीज तुम्हारे सामने आ रही होगी। मेजरली यदि डब्बे में बंद ही करनी है ना तो इस चीज को करिए। अब इस चीज से एक चीज सिखा के ले जाऊंगा मैं, कि तुमने एक बहुत कीमती फॉर्मूला सीखा होगा 9वीं क्लास में, जब मैडम बोला करती थी ना पल्लू उठा के, क्या ये क्या, तो फिर मैडम तुम्हें एक चीज सिखाया करती थी कि फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन क्या वो हमेशा सही बोला करती थी ना? अरे ये है ना, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, मैडम को गलत बोल रहे हो तुम, यहाँ लड़ाई हो जाएगी, फिर अपने और तुम्हारे बीच में वो बात बनेगी नहीं। मैं सिखाता हूं, एक बार विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए तुम। मैडम सही तो बोलती थी लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं बोलती थी। उसने कभी खोल के तुम्हें दिखाया ही नहीं। क्या नहीं दिखाया कि ये फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे आई। तो आज हम तुम्हें खोल के दिखाते हैं। क्या यही इस फॉर्मूले को दिखाते हैं, और तो क्या देखोगे तुम। चलिए सीखते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं खोल के दिखाता हूं, दिखा दीजिए खोल के। मैंने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी बता दीजिए? एम। पहले एक वेरिएबल क्वांटिटी को मैंने बाहर लिया था, जी हाँ ले लिया, और बाद में मैंने दूसरी क्वांटिटी को बाहर लिया था। ये कहां से लिखा है? ये भाई वो पीछे वाला ही छापा है मैंने एज इट इज, ये तो दिक्कत नहीं दे रहा होगा। ये चीज है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज उस मैडम के राज खोल देते हैं। चलिए खोलते हैं, मैं खोल के दिखाता हूँ जो मैडम कब गलत बोला था। अपन इसमें दो केस लेते हैं, एक बार मास को कांस्टेंट लेते हैं और दूसरी बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं। तो जब मास को तुम कांस्टेंट लोगे, यहां पे मैं मास को कांस्टेंट ले लेता हूं। जब मैंने मास को कांस्टेंट लिया है, जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो होता है। ये भी एक लाइन है जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तो जो dm/dt कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाता है? जीरो। यार इसमें दिक्कत नहीं है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आएगा यार, एक मेजर सी चीज है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो चीजें सिखा रहा हूँ वो सीखते जाओ। देखो इसमें चीजें ये नहीं यार तुम तो बदतमीजी करो, हमें सिखाओ अंदर तक। देखो इस चीज में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तुमने ये चीज 10वीं में पढ़ ली होगी पहले ही, कि जब भी किसी कांस्टेंट और किसी वेरिएबल का होता है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्टीमेट जीरो ही आएगा। आगे तुम सीख भी जाओगे, एक सवाल अपन करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है? वो आ गई है m dv/dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। ये तो चीज तुम्हें सीखी होगी यार। एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कि वेलोसिटी में जो चेंज पर यूनिट टाइम होता है ना, उसे बोलते हैं अपन एक्सीलरेशन। dv/dt। ये दिक्कत नहीं दे रहा होगा। तो एक्सीलरेशन को अपन क्या लिखते हैं? जो तीर लेना चाहते हैं उन्हें दे दीजिए यार, इतना नहीं ध्यान में रखना। मैं यहां भी तीर देना चाहिए था ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चीज छोड़ दीजिए। तो इसे ये dv/dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। ये तो तुम्हें पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इज एक्सीलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ए। अरे सर जी ये क्या कर बैठे तुम, ये तो मैडम ने सही बताया था, तुम तो मैडम पे सवाल उठा रहे थे, तुम तो बोल रहे थे ना खोल के दिखाएंगे, मैडम ने तुम्हें कभी खोल के नहीं दिखाया, आज हम तुम्हें खोल के दिखाएंगे। मतलब तुम गलत बोल रहे थे, मैडम भी हमें खोल के दिखाया करती थी। चलिए हम भी दिखाते हैं फिर, अब तुम्हें पूरा दिखाते हैं क्या खोल के इस इक्वेशन को, दिमाग ना लगाइए। वेलोसिटी को, अब इस बार अपन ने मास को कांस्टेंट लिया था, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके देखते हैं। ओके वेलोसिटी को जब कांस्टेंट लोगे तुम तो एक चीज आएगी, क्या आएगी कि जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे डीवी बाई डी का तो वो कितना आएगा, जीरो। तो डीवी बाई डी कितना हो जाएगी, जीरो। यार इसमें दिक्कत नहीं है, ये मैं सिखा ले गया हूं, जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ना तो वो कितना होता है, जीरो। ओके तो फोर्स एक्सटर्नल क्या आएगा, आज मास है v dm बाई dt, और इसे अपन लिखते हैं कि यहां पे मास वेरिएबल है, मास कांस्टेंट नहीं है। मास वेरिएबल कब होता है, जैसे एक रॉकेट तुमने बचपन में उड़ाई होगी, तो रॉकेट जब उड़ती है, एक चीज तुमने सीख ली होगी, बहुत सारे तुम नासा में जाओगे यार सब, हाँ। तो जब रॉकेट उड़ती है तो उसमें जो मास जो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें से मास रिलीज आउट होता है, तो मास का या तो लॉस होता है। तो मास अपन यहां पे क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, तो ये इस एक्सटर्नल फोर्स को अपन रॉकेट प्रोपल्सन के केसेस में यूज करेंगे। तो मैंने बता दिया है कि इसे रॉकेट के अंदर क्यों यूज करेंगे, बता दीजिए रॉकेट के अंदर क्यों यूज करेंगे। रॉकेट प्रोपल्सन के अंदर अपन मास कांस्टेंट नहीं ले सकते, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर उठती है तो मास कांस्टेंट नहीं रहता, वो अपने साथ गैसेस मटेरियल में अपने मास को लूज करती जाती है। इसीलिए इस फॉर्मूले को अपन मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है। तो आज अपन फोर्स को v dm बाई dt भी लिख सकते हैं। हमेशा F इक्वल्स टू ma ही नहीं होता है। क्या F इक्वल्स टू ma होता है, मैडम ने गलत पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसको हमने खोला है थोड़ा अंदर तक, खोल के दिखा दिया होगा, दिख गया होगा तुम्हें। ये चीज कुछ नहीं थी, बहुत आसान थी, ये पीछे से उतारा है, उसे वहां समझा ले गया हूं। मास जब कांस्टेंट होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा। m dv बाई dt, dv बाई dt को अपन एक्सीलरेशन कहते हैं, और एक्सीलरेशन को मैं यहां से फंसा ले गया हूं। फंसाना तो आता होगा यार, धीरे धीरे सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा फंसा ले जाओगे। हाँ तो फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो dv बाई dt, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो, जी हाँ। और एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, v dm बाई dt। आज वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास नहीं है, तो मैडम तब सही बोला करती थी जब मास कांस्टेंट हुआ करता था। वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तब उसके सारे राजों का पर्दाफाश हो जाता था। तो ये चीज तुम सीख गए होंगे कि एक्सटर्नल फोर्स इसको कब यूज करेंगे अपन, रॉकेट प्रोपल्सन में। क्यों यूज करेंगे रॉकेट के अंदर, इसलिए यूज करेंगे कि वहां पे मास कांस्टेंट नहीं रहता। इस पे सवाल कराऊंगा मैं, अभी दिल थाम के मेरे साथ मेहनत कीजिए। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। फोर्स की यूनिट के बारे में अपन बात करते हैं। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। ये गरीब था वो दे गया मेरी तरह न्यूटन, और आज हम फकीर हैं जो लिख रहे हैं इसको। हाँ तो न्यूटन जो है, वो न्यूटन भाई साहब थे, वो किसी टाइम ये यूनिट दे गए थे, फोर्स को बता गए थे, तो उनके नाम से ये पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन डायमेंशन सीखते हैं। डायमेंशन क्या है देखते हैं। डायमेंशन मैंने सिखाई थी मोमेंटम की, अब मैं डायमेंशन सिखाता हूं किसकी, फोर्स की। देखिए मैंने मोमेंटम की डायमेंशन सिखाई थी mlt-1। अब टी नीचे और है dp बाई dt, तो t-2। चमका नहीं यार, और तरीके से बताइए, मैडम के तरीके से बताइए ना। हाँ मैडम के तरीके से बताते हैं। देखिए फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। हाँ मास को अपन लिखते हैं केजी में, एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं अपन, एक्सीलरेशन को लिखते हैं dv बाई dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज मैं वहां सिखा चुका हूं, तो तुम्हें एक बार मैं पहले भी लिख चुका हूं ब्लैक बोर्ड में इसी जगह, तो तुम वहां देख लेना कि वेलोसिटी को अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, और टाइम को टी से लिखते हैं। तो यहां पे कितना आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो v क्या क्या आ जाएगा, v आ जाएगा मीटर, और ये आ जाएगा
टाइम को अपन सेकंड में लिखते हैं तो ये सेकंड, पहले से एक टाइम और पड़ा था इसके पास, ये देखो ये इस v को अपन क्या लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखो यहां अपन ने लिखा है मीटर पर सेकंड, अब पहले से एक टी और पड़ा है तो क्या करेंगे, उस टी का वो भी नीचे लिख देंगे। चलिए लिख दीजिए। आज मैडम के इंसानियत तो समझा रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो इसमें दिक्कत नहीं है, मास को सीख लीजिए। मास को केजी में लिखा, देखिए मास को केजी में लिखा, हाँ एक्सीलरेशन जो था वो डीवी बाई dt, वेलोसिटी को अपन ने लिखा मीटर पर सेकंड और टी नीचे था उसे क्या लिख दिया, सेकंड। अब करते हैं इसकी डायमेंशन का एनालिसिस। केजी को अपन एम लिखते हैं, मीटर को अपन एल लिखते हैं, ये डोनेशन है, और टाइम को अपन टी लिखते हैं। जब दो इंसान आपस में मिले ना तो एक स्क्वायर बन गया। अब जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ये समझ में आ रहा होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं है तो ये हो जाएगा m l t -2। यार ये दिक्कत नहीं दे रही होगी, इसमें बहुत आसान से समझाया। मास को केजी से लिखा, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिखते हैं, टाइम को सेकंड लिखते हैं। एम एल यहां क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और टी जब स्क्वायर जब ऊपर ले जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर पे -2। और इतनी सी चीज है, तो ये चीज वहां से भी सिखा ले गया था, मैडम के नजरिए से भी सिखा ले गया हूं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, है? इस -2 को थोड़ा बेहतर लिख देते हैं, ये लीजिए यार। हाँ तो एम एल टी -2, इसे रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। तो मैडम के सूत्रों के आधार पे हमने फोर्स की डायमेंशन को लिखा है एम एल टी -2। मैडम बड़ी याद आ रही है तुम्हें, चलिए ठीक है, मोहब्बत के तार तोड़ दो यार, मैडम मत याद दिलवाया करो। चलिए नहीं दिलवाएंगे, गलती हो गई जनाब, आगे चलते हैं। ये चीज तुम्हें सिखाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट। रॉकेट प्रोपल्शन में कब यूज करेंगे, मैडम कब सही थी, हाँ उसकी न्यूटन उसकी यूनिट थी, जो न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया था। डायमेंशन है फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड, सेकंड टी ऊपर गया तो टी -2। हाँ इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अपन एक सवाल सोल्व करते हैं, जिस सवाल को अपन लिख के आए हैं, फोर्स निकालने का एक सवाल है। ये बदतमीजी किसने की है यार, देखना। ये है ना वो, ये वाली जो चीज है ना, ये एक चीज सीख लीजिए यार। ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर है, ये 2 नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। ये तो दिख ही नहीं रहा जनाब, दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चमका देंगे, जब चमकेगा तो चमकाएंगे क्यों नहीं। देखो यहाँ पे ऊपर है, ये टी स्क्वायर है, तो मोमेंटम तुम्हें दे रखा है और फोर्स और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है। तो जब मोमेंटम दे रखा है, मैंने कहा जो चीज तुम्हें पूछी हो ना, ये आर्ट है, ये ट्रिक है सोल्व करने की सवाल। जो चीज तुम्हें सबसे पहले पूछी है उसका फॉर्मूला चेप दीजिए। फोर्स और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है, हमने ये चीज सिखा दी गई थी कि फोर्स और टाइम के बीच में रिलेशन कब होता है। फोर्स की वैल्यू होती है डी पी बाई डी टी। तुमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, हाँ अब मैं कर ला ले जाऊंगा तुमसे सवाल, देखना ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक में तुम्हें माहिर बना दिया जाएगा। और जब तुम इस ट्रिक में माहिर हो जाओगे ना, तो तुम्हें सवालों में वो तीर नहीं छोड़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट तीर निशाने पे लगेगा, वो आंख दिखेगी तुम्हें, जो चीज चाहिए थी ना तुम्हें। हाँ हमें तो इधर उधर से मतलब नहीं, वो बीच वाला गड्ढा दिखाओ हमें, तो उससे मतलब है। हाँ तो वो गड्ढे में तीर जाएगा। चलिए जाते हैं, मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाएगी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये टी काट देना यार, इसका भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्मिनोलॉजी हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम सीख जाओगे कि किसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। हाँ डिफरेंशिएशन करना सिखाइए, बहुत आसानी से सिखा दूंगा। डी पी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी टी। तो तुम इसमें क्या करोगे सीखना, जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो कैसे करते हो, तुम्हें मैंने आर्ट सिखा दिया। जो चीज सबसे पहले पूछी है उसके सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, लिख दिया, जो चीज सवाल में दी है उसे लिख दिया। अब उन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करवाइए। कैसे होती है रिलेट, देखिए ये रिलेशन बहुत आसान है, ये तुम बना ले गए होंगे।
तो मुझे ज्यादा सिखाने की इसमें जरूरत है नहीं। तो जब टू, अब जब डिफरेंशिएशन अपन करते ही हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन चीजों को, तो जब चीजें डिफरेंशिएट आउट होती हैं तो चीजों का डिफरेंशिएशन होता है, तो जो पावर होती है ना उस पावर को आगे पटक दिया जाता है। तो इसकी पावर क्या है, टू, इसको आगे पटक दूंगा तो टू आगे आ जाएगा और उस पावर में से एक माइनस कर दीजिए। बहुत अच्छा खासा डिफरेंशिएशन है ये कि पावर को आगे पटक दीजिए और उस पावर में से एक माइनस कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बी टी का, तो इस पावर को आगे पटक दीजिए। जब चीजें ऐसी होती है तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। बी टी और पावर जो इसकी कितनी थी, एक, अब इसमें से कितना माइनस कर दीजिए, एक, पावर में से एक माइनस कर दीजिए, उस पावर को आगे पटक दीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये तो सिखाया है, अभी अभी बताया, जीरो होता है, जीरो कर दीजिए। लो, जो चाहिए था ये, इस पे ध्यान मत देना, लोग बागों का जीरो पे बहुत ध्यान रहता है, ये ना मत दीजिए इस पे ध्यान। तो क्या होता है ये चीज, अपन जब इस चीजों को, यार ये तो दो में से एक घटाना आता होगा, हाँ आता है, क्यों नहीं आता, मैडम ने सिखाया है, तुम जैसे बदतमीजों से थोड़ी सीखा है। तो दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, क्या बात बताई है तुमने। और जब एक में से एक हटाएंगे तो जीरो बचेगा, तो ये कितना हो गया, टी की पावर जीरो, वन, तो ये बी बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वो कितना आ जाएगा, टू ए टी प्लस बी। अब तुम्हें फोर्स टाइम ग्राफ का नेचर बताना है। यदि ग्राफिकल एनालिसिस सिखाता तो मैं यदि इसको कांस्टेंट मानता तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यही तो है, देखो नीचे थोड़ी लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स जो एक्सटर्नल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के टी। और जब कोई दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती हैं। इसको एक बार छोड़ दीजिए, ग्राफिकल एनालिसिस एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें सिखा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो ये था कि सवाल हम लिख ले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना सीख लीजिए कि तुमने डिफरेंशिएशन कैसे किया, ये डिफरेंशिएशन में सिखा ले गया, ये अच्छी चीज है। किसी भी पावर को ऊपर से उठाना है, आगे रखना है और उस पावर में से एक माइनस कर देना, यार ये तो कर लोगे ना। देखो पावर को उठाया, हाँ उठाया, आगे रखा, हाँ रख दिया, यार दो में से एक घटाओगे, घटा दिया यार। अब इस पावर को आगे लिखेंगे, लिख दिया यार, बी टी, वन में से वन गया, जीरो, टी की पावर जीरो, वन, हाँ, टू ए टी प्लस बी, यही फोर्स तुम्हें निकालना था। चलिए मैं सवाल यहीं तक रोक देता हूं कि फोर्स निकालना है तुम्हें। तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारा, टू ए टी प्लस बी। ओके, चलिए तो अपन फोर्स के किसी एक सवाल पे कि डीपी बाई डी पे क्या सवाल बन सकता था, वो सवाल अपन सोल्व करवा ले गए हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन, चलिए उस सवाल को अपन सिखाते हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, चलिए बनाते हैं। अब दो फोर्स तुम्हें डिफाइन करने होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स और दूसरा होता है एवरेज फोर्स। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि एक इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा है। एक, जैसे मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करूं तो उसमें एक पॉइंट, एक इंस्टेंट, जैसे टी की 0.2 सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा है। एवरेज फोर्स का मतलब होता है कि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए कितना फोर्स लगता है। ये तो समझ में आता है, लोगों को भी समझ में आता है कि किसी एक इंस्टेंट पे फोर्स लगाना है तो किसी एक इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात कर लीजिए, और एवरेज फोर्स एक टाइम इंटरवल का देखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स बहुत ही शॉर्ट या एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम का होता है या एक इंस्टेंट का होता है, उसे बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो ये एक इंस्टेंट का होता है, उसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहूं अब कितना है फोर्स, तो वो एक इंस्टेंट हो गया, उसे लिखेंगे किससे अपन, उस एक्सटर्नल फोर्स को अपन लिखेंगे। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। दिस इज डी टी, जी हाँ। तो जब तुम्हें इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करोगे तो डीपी बाई डी टी, क्योंकि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेना है, एक इंस्टेंट का। एवरेज फोर्स किससे डिफाइन होता है, एवरेज फोर्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिफाइन होता है, कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए, कि 0.2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो मैं कहूं कि 2 सेकंड पे कितना लग रहा है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना तुम्हें, आ रहा है, चलिए समझाइए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स होता है उसे अपन एवरेज फोर्स कहते हैं। यार इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, हाँ, एक लंबे अवधि के लिए लगने वाला फोर्स उसे अपन बोलते हैं एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स को अपन किससे लिखेंगे,
इसे लिखेंगे अपन डेल पी, मतलब एक लंबा ड्यूरेशन है। चीजों को अपन थोड़ा खोल के देख सकते हैं, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन होगा तो 2 से 3 सेकंड के बीच में फोर्स बताइए तो उसके बीच में क्या हो रहा है उसको खोल के देख सकते हैं। 0.22 पे बताइए, उसको खोल के नहीं देख सकते। तो इसलिए लिखते हैं डीपी बाई डी टी। इसके लिए चेंज लिखते हैं क्योंकि इसे खोल के देख सकते हैं। ये क्या खुलवा रहे हो यार, इतनी देर हो गई। इसमें सवाल सोल्व करेंगे, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि एक चीजों को एक इंस्टेंट पे, जैसे तुम्हें अभी एक इंस्टेंटेनियस फोर्स का एक सवाल सोल्व करवा दिया गया, वो डिफरेंशिएशन से होता है। और जब तुम्हें एवरेज फोर्स पूछा जाए तो डेल पी बाई डेल टी, इसके बारे में अपन सवाल। यार आज तो माहौल बड़ा गमगीन कर दिया है तुमने, है ना। चलिए, मौसम बड़ा बेईमान हो रखा है बाहर, बारिश हो रही है लगातार। तो चलिए अपन मेहनत जारी रखते हैं। इस बेईमान मौसम में भी बहुत सारे मिल रहे होंगे, जिन्हें मिली है वो तो मिल ही रहे हैं, हम जैसे फकीर ही यहाँ बैठे हैं। चलिए सिखाते हैं क्वेश्चंस को कि तुम्हें सवाल बनाने कैसे हैं एक एवरेज फोर्स पे। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स का तो अपन सवाल बना ले गए हैं, अपन एवरेज फोर्स के सवाल को बनाना सिखाते हैं। इसने लिखा है फॉर द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम इफ ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक। ये सवाल है, इतना जल्दी पढ़ दिया, इसमें डरो मत, ठीक है। सिचुएशन कैसी है मैं देता हूं, देखना। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये मान लीजिए कोई दीवार है, इस दीवार में कोई बॉल आ रही है मास m की v वेलोसिटी से, और जब मास m v वेलोसिटी से वापस जाती है, वो मेरे पास ऐसे आ रही है। क्या करने, जो भी करने आ रही है वो आ रही है एक बार तो ठीक है। ये कौन है, ये मास m, मैं हूं बॉल, वो मेरे पास ऐसे आ रही है, ऐसे। अब जो दे के गई वो नहीं बताऊंगा क्या दे के गई, लेकिन वो इलास्टिक कोलिजन लेके गई। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जिस स्पीड से आई थी ना, मैंने कुछ ऐसा किया उसके साथ कि उसकी स्पीड नहीं बदली, बस उसकी डायरेक्शन बदल दी। वो मेरे पास ऐसे आ रही थी, मैंने जो किया वो करना था वो मैंने कर लिया। अब मैंने उसे उसी स्पीड से आगे उसी तरफ भेज दिया, जहां बिल से आई थी ना उसी बिल में घुस जा, किसी दूसरे के पास मत जाना। तो यही चीज है कि जिस वेलोसिटी से ये आ रहा था उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। बस चीज ये है कि टकरा के इसकी डायरेक्शन बदल गई है। ये होता है इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में जब अच्छे से सिखा दिया जाएगा, अभी तो इतना ही सीख लीजिए कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इतना सीख लीजिए। वो आई मेरे पास, जो मैंने करना था वो मैंने किया, और वो मेरे से दूर चली गई। मैंने पकड़ा नहीं, उसे जाने दिया दूर, क्या था, ठीक है। अब तुम्हें क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम। जो चीज तुम्हें पूछी है ना, सवाल सोल्व करने की विधि बता दी है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी मेथड से सारी फिजिक्स सोल्व आउट करा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें, और तुम्हें खुद लगेगा कि हमें अब तीर मारना कहाँ है एक्चुअली में। चेंज इन मोमेंटम तुम्हें कैसे लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम जब लिखते हैं तो वो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। जब किसी भी चेंज को लिखते हैं तो वो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम ये मास m था, हाँ, ये वेलोसिटी v से टकरा रहा था, हाँ, गया इससे टकराया होगा, जी हाँ टकराया होगा, और ये मास m v वेलोसिटी से वापस आ गया होगा। अब इसका चेंज इन मोमेंटम बताइए। देखिए मैं दो चीजें ले लेता हूं, वेलोसिटी है तो इसके पास अपनी एक डायरेक्शन होगी। तो एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरी को मैं नेगेटिव ले सकता हूं। जी हाँ, एक डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरी को नेगेटिव ले सकता हूं। ले लीजिए नेगेटिव। यदि तुम मोमेंटम में चेंज पूछ ही रहे हो, फाइनल मोमेंटम क्या होगा बताइए। ये क्या होगा, मास m, जी हाँ v, और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी की अपनी एक डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन है, इधर यदि मैं प्लस आई कैप लेता हूं तो इधर कितनी हो जाएगी, माइनस आई कैप। तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगा, माइनस आई कैप। तो एम वी माइनस आई कैप। अब क्या लिखूंगा इस, फिर फाइनल चेंज यहां क्या आएगा, माइनस। यार क्या बदतमीजी करो, माइनस लिखो ना। लिखते हैं इस माइनस को अपन, जी हाँ लिख देते हैं, माइनस लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। अब क्या है, ये इस इनिशियल की, ये बॉल जब टकरा रही थी तब बात करते हैं। तो एम वी, अब यहां कितने, यहां इसके लिए क्या आएगा, प्लस आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर।
इसको मैंने प्लस आई कैप लिया है, इसको मैंने माइनस आई कैप लिया है। तो दोनों को जब अपन लिखेंगे, इसे अच्छे से लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस एम वी आई कैप। इस माइनस को मैं उठा के बाहर रखा है, जब किसी के दरमियान किसी के आशियाने से किसी माइनस को बाहर उठा के रखूंगा उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आएगी भी नहीं, क्यों आएगी? मैं तो इसी साथ छेड़छाड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -2mvi कैप। ठीक है, यही है इसका उत्तर। ये चीज ऐसे भी सिखा सकता था, एक mv ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो इस तीर को उल्टा करके दे दीजिए। लेकिन वजूद था इस माइनस का कि ओवरऑल डायरेक्शन किधर है चेंज इन मोमेंटम की, वो है माइनस आई कैप में। तो ये चीज मैं सिखा ले गया हूं। इस चीज में बहुत आसानी से, जब पहले तुम्हें चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो तुम्हें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ लिख गए होंगे, हाँ ठीक है, तो मास इधर जा रहा है, ठीक है। तो पहले तुम फाइनल मोमेंटम को क्या लिखा है तुमने? ये लिखा है तुमने फाइनल मोमेंटम को, जी हाँ लिख दिया होगा तुमने फाइनल मोमेंटम को। और इनिशियल मोमेंटम को तुमने ये लिखा है, यहाँ एमवी होता है मोमेंटम, यार ये सिखा रखा है। ये नहीं सीखा तो पहला लेक्चर देख लीजिए कि मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है। ये होती है एम वी। और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दूं, हाँ। तो इसे एमवी को लिखा है, एमवी को लिखा है, इसमें करना कुछ था ही नहीं, बस सारा झमेला डायरेक्शन का था कि वो मेरे से ऐसे आगे मिलती है, जो मैंने किया वो किया, वैसे भेज दिया। चलिए मोहब्बत की ये बातें यहां खत्म करते हैं। तो अपन इस लेक्चर में ये चीजें डिस्कस आउट कर चुके थे। अब आगे वो अपन एक और सवाल सोल्व करेंगे जिसमें अपन किसी को ऐसे नहीं ऐसे मिलाएंगे। अब किस में ज्यादा मजा आता है वो तो मुझे पता, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लेकिन अभी के लिए तो इतना ही है कि ये मास ऐसे गया, ऐसे आया, फाइनल मोमेंटम ये लिखा, इनिशियल ये लिखा, बस केवल व केवल झमेला डायरेक्शन का था। ये इधर जा रहा था तो इसमें प्लस लिखा मैंने, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन ले रखी है। और ये इधर जा रहा था तो यहाँ मैंने माइनस लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने माइनस आई कैप ले रखी है। इस माइनस को इसके आसियाने से निकाला, बाहर लिख दिया, जी हाँ लिख दिया। ये एम वी आई कैप है, यहां इसके आसियाना में प्लस था, प्लस को बाहर निकाला, प्लस माइनस फिर भी माइनस ही बच गया ना, -2mvi कैप। चलिए अब अपन किसी एक बोल को ऐसे नहीं ऐसे बढ़ाते हैं, मतलब उसको इस बार ऐसे नहीं ऐसे बुलाएंगे। चलिए बुलाते हैं उसको ऐसे नहीं ऐसे। एक और सिचुएशन लेते हैं अपन कि इस बोल को अपन ऐसे नहीं ऐसे लेते हैं। ये बॉल इस बार ऐसे इससे टकराएगी, ऐसे वापस आएगी। इसको मैं सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में कर लेंगे यार इसको। आज मेरा एम था इसे भी कराना, आगे एक और सवाल हमारा है, इसी पे ही डिस्कशन है। लेकिन चलिए इस मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं। आज की इस मुलाकातों में अपन ने जितनी मोहब्बत भरी बातें की है ना, तो उन मोहब्बत भरी बातों का तुम ख्याल रखोगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखा दी गई हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से अंदर तक डाल दी गई हैं। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसे दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि 3 बार मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर सिखा ले जाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जब क्वेश्चंस को एक मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में सोल्व करेंगे तो अक्यूमुलेटिव सवाल सोल्व करेंगे, और इस मोहब्बत की भाषा में सब सिखा दिया गया। तो मैडम कैसे आ रही थी वो भी तुम्हें बताया गया है। मैडम ने जो खोल के नहीं दिखाया वो हमने दिखाया था, तो वो जो खोला नहीं करती थी ना, वो आज हमने खोल दिया। उसके सारे राजों का पर्दाफाश हो गया है। ये सवाल करवाना था आज, ये लेक्चर में भी डिस्कस करना था, लेकिन बहुत ज्यादा आज एग्जॉस्ट हो गए हैं। जब कहते हैं ना कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, 5-6 घंटे, यार हम भी तो मटेरियल तैयार करना, उसे समझाना, किस ट्रिक से समझाना, किस अंदाज में तुम्हारे अंदर डालना। क्योंकि दुनिया में मटेरियल याद करना और मटेरियल पढ़ना या फिर उस चीज को सीखना बड़ा टास्क नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा टास्क है कि मैं तुम्हें कैसे समझा ले जाऊं, कैसे तुम्हारे दिमाग में वो चीज डाल ले जाऊं। तो उस चीज के लिए जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं ना, वो अपने अंदर एक बहुत अच्छे एफर्ट होते हैं। तो आज थोड़ा एग्जॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हम इस चीज को यहीं छोड़ देते हैं। इस चीज को कर लीजिएगा कि जब मैडम ऐसे मिलती है तो किस अंदाज में मिलती है, ये अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे बहुत अच्छे से। आज की मुलाकात को यहीं रोकते हैं। मैं यही कहूंगा यार, हम लगातार मेहनत करते रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए। थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो
ऐसा है कि एक देखने से एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने सारे बंदे हमसे पढ़ के उस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं, ये हमारे लिए इससे बड़े दुआओं का मौका कुछ है ही नहीं यार। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जब इंसान, बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, ये कहते हैं यार बहुत मजा आ रहा है, उस समय फिर से खड़े होके जो मेहनत करने का जो मजा है ना, वो कहीं नहीं है। तो तुम लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चीज को, और तुम्हें फिजिक्स में वो सारे पैतरे सिखाए जाएंगे कि जो तुम्हें उस जगह तक पहुंचा दे। ये जिम्मेदारी मैंने संभाली है, मैं इसे बहुत अच्छे से करूंगा। आप अपनी चीजें करते रहिए, मैं सिखा ले जाऊंगा कैसे भी करके। नहीं नहीं, हम तो नहीं सीख पाएंगे, तुम जो बदतमीजी करते हो, हम इतने गधे हैं यार, सिखा ले जाएंगे, तुम बैठे रहो। सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, आज की ये मुलाकातों में मोहब्बत के सारे आंकड़े हमने तोड़ दिए हैं, तो आज इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।